नमस्कार दोस्तों, शारदा एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम राजस्थान ज्योग्राफी के टॉपिक देख रहे थे और राजस्थान ज्योग्राफी के उन टॉपिकों में हमने राजस्थान का जो भौतिक प्रदेश है वो देखा था, राजस्थानी नदियाँ और राजस्थानी जलवायु हम देख चुके थे। अब जो अगला टॉपिक हमारा राजस्थान ज्योग्राफी का है वो है राजस्थान की झीलें। राजस्थान की जो झीलें हैं उनको प्रकृति के आधार पर, पानी की प्रकृति के आधार पर दो भागों में बांटा गया। राजस्थान की जो झीलें हैं उनको पानी की प्रकृति यानी खारे पानी की झीलें और मीठे पानी की झीलें प्रकृति के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। राजस्थान में खारे पानी की झीलें हैं, मीठे पानी की हम दोनों पढ़ेंगे, लेकिन पहले तो हम देखते हैं कारण कि खारे पानी की झीलें बनने का कारण क्या है और मीठे पानी की झीलें बनने का कारण क्या है। तो दो भाग तो हो गए, एक तो खारे पानी की झीलें हो गई हमारे पास और एक हो गई मीठे पानी की झीलें। खारे पानी की झीलें हमें पता है कि हमारे यहाँ लगभग 60% से ज़्यादा जो भाग है वो मरुस्थलीय भाग है और मरुस्थलीय जो भाग है उसमें माइकासिस चट्टानें पाई जाती है। तो जैसे उनमें पानी जाता है तो केशिकत प्रणाली के द्वारा वो ऊपर वो जो उसमें नमक है वो ऊपर आ जाता है। तो उसमें ये जो झीलें खारे पानी की ये 33 सागर का अवशेष है, क्योंकि मरुस्थल जो हमारा है वो 33 सागर का अवशेष है और ये जो खारे पानी की झील है वो भी 33 सागर का अवशेष है और ये सबसे ज़्यादा पश्चिम राजस्थान में पाई जाती है। हालांकि सबसे ज़्यादा सर्वाधिक संख्या जो है वो है नागौर में, यानी कि जो सर्वाधिक संख्या वो नागौर में। दूसरा इसी के साथ जो मीठे पानी की झीलें हैं, मीठे पानी की जो झीलें हैं उनका जो स्रोत होता है पानी का वो होता है तो वर्षा जल या नदी जल, ये वर्षा जल या फिर नदी जल पर आधारित होते हैं। और इनका जो निर्माण है पहले के टाइम में राजाओं ने करवाया, कुछ एक दो झीलें जिनका निर्माण अकाल राहत कार्यों के दौरान अंग्रेजों ने भी करवाया था। और ये सर्वाधिक उदयपुर में, और आपको पता है उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है, झीलों की नगरी। झीलों नगरी किसे कहा जाता है? उदयपुर को झीलों नगरी भी कहा जाता है। इसके बाद में हम ये प्रणाली देखते हैं भाई कैसे आता है ये। तो ये हमारा मरुस्थलीय भाग है और जब जो पानी है वो इस मरुस्थल भाग में एक जब कहीं जमा हो जाता है तो इसके नीचे है माइकासिस चट्टानें, माइकासिस चट्टानें। और ये जो माइकासिस चट्टानों में जो नमक है वो केशिकत प्रणाली द्वारा धीरे धीरे ऊपर की ओर आता है। कौन सी प्रणाली है? केशिकत। केशिकत प्रणाली द्वारा धीरे धीरे ऊपर आता है और उससे ये पानी खारा हो जाता है और इससे फिर नमक बना लिया जाता है। दूसरा अब हम देखते हैं राजस्थान की जो खारे पानी, सबसे पहले हम खारे पानी झीलों शुरू करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे हम मीठे पानी झीलों पे जाएंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे राजस्थान की खारे पानी की झीलें। अब बहुत बार तो ये सीधा ही पूछ लेता है, खारे पानी की झील दे देगा वो आपको और वो पूछेगा भाई ये कौन से ज़िले में स्थित है, या फिर आपको 4 या 5 झीलों के नाम दे देगा और वो मैच करवाएगा भाई कौन सी खारे पानी की है, कौन सी से मीठे पानी की झील है। तो हम पहले सबसे पहले देखते हैं खारे पानी की झीलें राजस्थान में कौन कौन सी है, उनका स्थान कौन सा है। तो इसके लिए एक ट्रिक है, साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े रे। मैं एक बार फिर बोलता हूँ, साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े रे। अब इससे कौन कौन झीलें हमारी बनती हैं, वो कहाँ लोकेटेड है, उनकी हम बात करते हैं। सबसे पहले पहला जो शब्द है वो है साड़ी। साड़ी में पहला शब्द है सा, और सा से जो बन रहा है वो है सांबर। सांबर को हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो सांबर जो है जयपुर में, सांबर जयपुर में स्थित। हालांकि अजमेर और जोधपुर का जो कुछ भाग है वो भी इसके अंतर्गत आता है। पहले जो रियासती काल में आमेर और जोधपुर का भी इस पर अधिकार था। दूसरा है डिडवाना। डिडवाना नागौर में है, मैं लिख देता हूँ साथ में। उसके बाद है कावोद, ये जैसलमेर के अंदर है, ये जैसलमेर के अंदर है। पंचभद्रा, इसके बाद है पंचभद्रा बाड़मेर के अंतर्गत आती है। इसके बाद है लूणकरण सर, ये लूणकरण ये बीकानेर के अंतर्गत है। इसके बाद में कुचामन नागौर में पड़ती है। ताल छापर इस नाम का अभ्यारण्य भी है और ये ताल छापर जो है चूरू में पड़ती है। इसके बाद है फलोदी नया जिला बन गया है तो ये उसके अंतर्गत आ जाएगी, लेकिन पुराने हिसाब से देखें तो ये जोधपुर के अंतर्गत आती है। इसके बाद डेगाना कहाँ आती है? नागौर में आती है डेगाना। और इसके बाद रेवासा सीकर में आती है। तो एक बार फिर मैं बोल देता हूँ जिलों को। हमारी ट्रिक जो है वो साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े रे, उससे सांबर जो जयपुर के अंतर्गत है। दूसरी है डिडवाना नागौर के अंतर्गत आती है। इसके बाद कावोद जैसलमेर के अंतर्गत आती है। पंचभद्रा बाड़मेर में आती है। कुचामन नागौर में आती है। ताल छापर चूरू में है। लूणकरणसर बीकानेर में, रेवासा सीकर में है। डेगाना नागौर और फलोदी जोधपुर के अंतर्गत झीलें आती है। अब हम एक एक झीलें में से पढ़ने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली जो झील है वो सांबर झील।
हम सांबर झील की बात करते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो ऐतिहासिक स्रोत मिलते हैं कि बिजुले शिलालेख के अनुसार इस झील का जो निर्माण है वो वासुदेव चौहान ने करवाया था, क्योंकि ये जो आसपास का क्षेत्र है इसे सपाट लक्ष्य कहा जाता था, सांबर के जो आसपास का क्षेत्र है। और यहाँ पर 551 ईस्वी में वासुदेव चौहान ने अजमेर वंश की नींव रखी थी। बाद में यही वंश जो है आगे चल के अजमेर के चौहान वंश के नाम से हम पढ़ेंगे। तो सांबर झील, इसका निर्माता जो है वो वासुदेव चौहान है। बिजुले शिलालेख के अनुसार, बिजुलिया शिलालेख के अनुसार सांबर झील का निर्माता जो है वासुदेव चौहान है। और बिजुले शिलालेख का जो लेख है वो गुणभद्र। हालांकि बहुत से इतिहासकार मानते हैं इसका निर्माण नहीं करवाते, क्योंकि सबसे बड़ा रीज़न इसका है कि कोई अगर झील का निर्माण करवाएगा भी तो खारे पानी की झील का निर्माण क्यों करवाएगा, खारे पानी की झील किसी को काम आती नहीं है। लेकिन हम ऐतिहासिक स्रोतों के हिसाब से देखेंगे तो इसका निर्माण जो है वासुदेव चौहान ने करवाया था। इसके बाद में राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की जो झील है वो सांबर है। राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की जो झील है वो सांबर है। जबकि भारत के हिसाब से देखें, भारत के परिदृश्य में देखें तो भारत की तीसरी बड़ी झील है। भारत की तीसरी बड़ी झील, सबसे बड़ी उड़ीसा में जो पड़ती है चिल्का झील। चिल्का झील उड़ीसा में, ये सबसे बड़ी झील है भारत की। दूसरी है पुलिकट जो आंध्र प्रदेश के अंतर्गत आती है, वो दूसरी है। और तीसरे नंबर पर आती है सांबर झील। हालांकि अंतःस्थलीय देखें क्योंकि वो समुद्र के किनारे झीलें हैं, अगली अंतःस्थलीय झील देखें तो वो जो झील है सबसे बड़ी भारत की जो झील है वो फिर उस हिसाब से हो जाएगी सांबर। लेकिन अगर ओवरऑल देखें खारी पानी झीलों में तो चिल्का झील तो उड़ीसा में वो पहले नंबर पे, दूसरे पे पुलिकट आंध्र प्रदेश और तीसरे पे सांबर झील। इसके बाद में देश में नमक उत्पादित करने में झीलों पे, भाई नमक दो तरह से उत्पादित होता है, एक तो समुद्र से, एक होता है झीलों के द्वारा। तो झीलों से नमक उत्पादन करने में देश में पहले नंबर पर झील है। यानी देश में सर्वाधिक अगर नमक उत्पादन करने वाली कोई झील है तो कौन सी है? सांबर। और सांबर झील जो है वो भारत का लगभग 8%, भारत का लगभग 8% नमक जो है वो सांबर झील के द्वारा उत्पादित किया जाता है। जबकि राजस्थान में टोटल नमक उत्पादित होता है सभी झीलों से, उसका लगभग 80 से 90%, 80 से 90% जो नमक है वो सांबर झील उत्पादित। हालांकि इस हिसाब से राजस्थान की एक महत्वपूर्ण झील है क्योंकि इतना नमक उत्पादित कर रही है 80 से 90%। भारत का भी लगभग 8% नमक उत्पादित कर रही है झील जो है। इसके बाद में नमक उत्पादन, लेकिन भाई नमक उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है? तो नमक उत्पादन जो है वो एक सांबर सॉल्ट लिमिटेड, ये केंद्र सरकार का उपक्रम है सांबर सॉल्ट लिमिटेड। और ये इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1964 में। और इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की हिस्सेदारी आती है, जिसमें 60% जो हिस्सेदारी है वो केंद्र सरकार की है, जबकि 40% जो हिस्सेदारी है वो राजस्थान सरकार की है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, 1964 में इसको उपक्रम की स्थापना हुई थी। और इसमें केंद्र और राज्य की जो हिस्सेदारी है, केंद्र और राज्य की जो हिस्सेदारी है वो 60% और 40 के अनुपात में, 60 और 40 के अनुपात में इसकी हिस्सेदारी आती है। इसके बाद में यहाँ पर एक दरगाह है, यहाँ पे एक दरगाह है, वो है इसामुद्दीन दरगाह। यहाँ पर इसामुद्दीन की एक दरगाह स्थित है, आपको याद रखनी है, कहीं पूछ ले। इसके अलावा राजस्थान ये सांबर जो है उसको लोक तीर्थ देवयानी तीर्थ भी कहा जाता है। सांबर को लोक तीर्थ देवयानी तीर्थ भी कहा जाता है। दूसरा, इसे 1990 में रामसर साइट में भी जो इसको शामिल किया गया था 1990 में। ये दूसरा रामसर स्थल है भारत राजस्थान का। पहला जो है वो केवलादेव जो भरतपुर में पड़ता है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, वो राजस्थान का पहला आपका रामसर स्थल है, रामसर साइट है। और दूसरा जो है वो 1990 में शामिल किया गया, सांबर को शामिल कर दिया गया। इसके बाद में इसमें कुछ संरक्षित पक्षी है, कुर्जा पक्षी और राजहंस। कुर्जा पक्षी और राजहंस जो है यहाँ पर संरक्षित पक्षी है। और अभी 2019 में कुर्जा पक्षी की मौत के कारण ये जो झील है वो वापस एक लाइमलाइट में आई थी, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारे संख्या में कुर्जा पक्षी मृत संख्या में पाए गए थे। और इसके बाद में यहाँ पर एक शाकंभरी माता का मंदिर है जो कि अजमेर के चौहानों की कुल देवी है। तो यहाँ पर कौन सा मंदिर है? शाकंभरी माता का मंदिर स्थित है। इसके बाद में जो यहाँ पर नमक उत्पादन पद्धति है वो है क्यार पद्धति। नमक उत्पादन पद्धति कौन सी है? क्यार पद्धति। क्यार पद्धति क्या होती है? यानी कि नमक जो है मानना कि ये सांबर झील है, सांबर झील से यहाँ पे एक छोटी छोटी क्यारियाँ बना दी इस तरह से, और यहाँ से इन क्यारियों में पानी छोड़ा गया। जैसे धीरे धीरे जो पानी है वो वाष्पित हो जाएगा और नमक जो है वो क्यारी में बच जाएगा। इस प्रकार क्यार पद्धति के द्वारा यहाँ से नमक उत्पादित किया जाता है। अब सांबर झील की जो लंबाई है वो 36 किलोमीटर। सांबर झील की जो लंबाई है वो 36 किलोमीटर है, जबकि जिसकी चौड़ाई है वो 3 से 12 किलोमीटर है।
3 से 12 किलोमीटर की चौड़ाई है। जबकि जो पानी का स्रोत है यहाँ पर नदियाँ हैं, और जो सांभर झील है उसमें 5 नदियाँ आकर गिरती है। कितनी नदियाँ आकर गिरती है? 5 नदी। जो हमने तो पिछला टॉपिक पढ़ा नदियाँ, उसमें मैंने बताया था कि सांभर झील में कौन कौन सी नदियाँ आती हैं। मैं एक बार फिर आपको बता देता हूँ। सांभर झील में नदियाँ आती हैं, वो 5 नदियाँ आती हैं। एक नदी है खारी, दूसरी खंडेल, तीसरी मंथा या मेंथा या मेंढक बोलते हैं इसको, चौथी है रूपनगढ़, और 5 है तुरतमती। ये 5 नदियाँ जो हैं वो सांभर झील में आकर गिरती हैं। खारी, खंडेला, मंथा, रूपनगढ़ और तुरतमती। अभी कहाँ से आती है वो और बता देता हूँ। हालांकि हमने पिछले टॉपिक में इनको पढ़ा है। ये खारी नदी और जो तुरतमती नदी है, ये दोनों आती है नागौर से। खारी और जो तुरतमती है, ये दोनों नदियाँ आती है नागौर से। इसके बाद में खंडेल आती है सीकर से। खंडेल कहाँ से है? सीकर से आती है। और एक है मेंथा आती है मनोहरपुरा की बाड़ी, जयपुर। मनोहरपुरा की बाड़ी, जयपुर। और जो रूपनगढ़ है, ये आती है सलेमाबाद, अजमेर से। जो रूपनगढ़ है वो आपकी सलेमाबाद, अजमेर से आती है। यहाँ पर निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ भी है। और इसी के साथ जो हमारी सांभर जो झील है वो हमारी पूरी हो चुकी है। इसके बाद हम और भी जो खारे पानी की झील है वो पढ़ेंगे। उसके बाद जो मीठे पानी की झील और चलेंगे। इसी के साथ आज का जो वीडियो उसमें इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर कोई पढ़ाने में कोई गलती है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बताएं, जिसमें हम समय के साथ धीरे धीरे सुधार करते जाएंगे। धन्यवाद।